नमस्कार विद्यार्थियों, में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अधिगम लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट का एग्ज़ाम हो, सी टेट हो, बी टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बड़े ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को। लेंदी टॉपिक है, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चले जाएंगे। हर वो बात बताऊंगी जहां से सीधे उठ करके क्या आ जाते हैं, प्रश्न आ जाते हैं। टॉपिक को पढ़ने के बाद कहीं के भी प्रश्न उठा करके आप देखो और उन्हें सॉल्व करो तो पता चलेगा आपको कि यस, किस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप उन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, अधिगम टॉपिक। अधिगम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। ठीक है, सबसे पहली बात की अधिगम कहते किसे हैं। अगर हम अधिगम के संकोचित अर्थ की बात करें तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। इसके हम व्यापक अर्थ की बात करें तो व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, सिंपली ध्यान रखना, अधिगम संकुचित अर्थ क्या है? सीखना। लेकिन हम इसके व्यापक अर्थ की बात करें तो व्यापक अधिगम से तात्पर्य है व्यवहार में परिवर्तन। प्रश्न पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है कि अधिगम से तात्पर्य है, तो अधिगम यानी व्यवहार में परिवर्तन। ठीक, व्यवहार में परिवर्तन की हम बात करें तो व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास से भी होता है, प्रशिक्षण से भी होता है और अनुभव से भी होता है। व्यवहार में परिवर्तन किसके द्वारा? अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो कैसा होता है? स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन बीमारी से भी होता है, थकान से होता है, संवेगों के द्वारा भी व्यवहार में परिवर्तन होता है, मूल प्रवृत्ति के द्वारा भी व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। मादक पदार्थों का सेवन करने से भी व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन। इसके अलावा परिपक्वता के द्वारा भी व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन। लेकिन इन सबके द्वारा जो भी परिवर्तन होगा वो कैसा परिवर्तन होगा? अस्थायी परिवर्तन। इधर देखिए, पहले अभ्यास करते रहने से जो परफेक्शन, जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है वो बिल्कुल उसका मुकाबला ही नहीं है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ज्यादा किसी भी काम में परफेक्शन आएगा। आपके व्यवहार में कौन सा परिवर्तन होगा? स्थायी परिवर्तन। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग के द्वारा भी व्यवहार में कौन सा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन। और अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। हम बढ़ते चले जाते हैं, अपने अनुभवों से लाभ उठाते जाते हैं और व्यवहार में क्या करते हैं? परिवर्तन या परिमार्जन। तो सिंपली ध्यान रखना, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में कौन सा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन। और इसे ही क्या कहते हैं? अधिगम। इसे क्या कहते हैं? अधिगम। इधर देखिए, बीमारी, जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो व्यवहार में परिवर्तन होता है, नहीं होता है? होता है। व्यवहार बड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, अजीब सा व्यवहार हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है, बीमार व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। थकान, एक तो होता है कि बिल्कुल स्फूर्तिदायक व्यक्ति, और एक होता है जिसको थकान हो गई हो। थकान
का प्रभाव चेहरे पर भी दिखाई देता है, व्यवहार में भी दिखाई देता है। जब व्यक्ति थक जाता है तो व्यवहार में डेफिनेटली क्या आता है? परिवर्तन। संवेग, संवेग जैसे भय, क्रोध, भूख, ये सब क्या है? संवेग। डिटेल चर्चा हम आगे करेंगे। संवेग जैसे क्रोध आ गया, क्रोध आने पर व्यवहार में परिवर्तन होता है नहीं होता है? होता है बिल्कुल। व्यक्ति क्रोध आने पर चेहरा चेंज हो जाता है, दिमाग की नसें खिंच जाती है, आंखों का रंग चेंज हो जाता है। जस्ट व्यवहार में क्या आ जाता है? परिवर्तन। मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति जैसे क्रोध आने पर आक्रमण करना, भय लगने पर पलायन करना। तो मूल प्रवृत्ति के द्वारा भी व्यक्ति के व्यवहार में क्या दिखाई देता है? परिवर्तन। मादक पदार्थों का सेवन करने से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आएगा नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। एक व्यक्ति है जो मादक पदार्थों का सेवन नहीं करता, एक व्यक्ति, वही व्यक्ति अगर मादक पदार्थों का सेवन कर लेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा। परिपक्वता किसे कहते हैं? परिपक्वता पहले भी मैं बता चुकी हूं आपको। परिपक्वता तो सुन ले एक बार। परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नोल्ड गैसेल ने। ठीक है, परिपक्वता, इस परिपक्वता शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नोल्ड गैसेल। ठीक है, अर्नोल्ड गैसेल के द्वारा इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। परिपक्वता से क्या तात्पर्य होता है? परिपक्वता से मेन तात्पर्य होता है शारीरिक परिवर्तन से। छोटा सा बच्चा होता है, उसका जन्म होता है, धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, चलना सीख जाता है, बोलने लगता है, दौड़ने लगता है, भागने लगता है, उछल कूद करने लगता है। यानी क्या हो रहा है? वो परिपक्व। ठीक है, क्या हो रहा है? परिपक्व। तो बिल्कुल परिपक्वता से भी व्यवहार में कौन सा परिवर्तन आता है? अस्थायी परिवर्तन आएगा। कहने का मतलब है आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल इनके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है, लेकिन इनके द्वारा व्यवहार में कौन सा परिवर्तन आता है? अस्थायी परिवर्तन। जबकि इनके द्वारा व्यवहार में कौन सा परिवर्तन आएगा? स्थायी परिवर्तन। तो अस्थायी परिवर्तन को क्या हम अधिगम कहेंगे? क्या हम अधिगम कहेंगे? नहीं। प्रश्न आ जाए, बीमारी के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं? हाँ या नहीं? नहीं। थकान के द्वारा आए हुए व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं? नहीं। संवेग के द्वारा व्यवहार में आए हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं? नहीं। मूल प्रवृत्ति के द्वारा व्यवहार में आए हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं? नहीं। मादक पदार्थों के सेवन द्वारा व्यवहार में आए हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं? नहीं। परिपक्वता के द्वारा आए हुए व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं? नहीं। पूछा जा चुका है ये प्रश्न, रीट में ही प्रश्न बना था, ये सेम प्रश्न बना था जो मैं बोल रही हूं कि परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में आए हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ऑप्शन था हाँ, नहीं, निश्चित, अनिश्चित। तो आंसर क्या आएगा? नहीं। परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में आए हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं? नहीं। इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। इनके द्वारा अस्थायी परिवर्तन आता है और अस्थायी परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते। क्या अभ्यास के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है? यस। क्या अभ्यास के द्वारा आए हुए परिवर्तन को अधिगम कहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहेंगे। प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में आए हुए परिवर्तन को अधिगम कहेंगे? यस। अनुभव के द्वारा व्यवहार में आए हुए परिवर्तन को अधिगम कहेंगे? यस, क्योंकि इन तीनों के द्वारा कौन सा परिवर्तन आएगा? स्थायी परिवर्तन। अरे परिपक्वता का संबंध तो शारीरिक विकास से होता है, जबकि अधिगम का संबंध मानसिक विकास से होता है। कौन से विकास से? मानसिक विकास से होता है। तो ये चर्चा करने के बाद यदि हम अधिगम को दो पंक्तियों में पंक्तिबद्ध करना चाहें, परिभाषित करना चाहें, तो क्या परिभाषा निकलेगी? अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अभ्यास, प्रशिक्षण व अनुभव के द्वारा अपने व्यवहार में क्या करता है? स्थायी परिवर्तन या परिमार्जन। इतनी बात समझ में आई आपको? पहले इसे देख लीजिए, वापस एक बार देखिए। अधिगम का संकुचित अर्थ तो क्या होगा? सीखना। लेकिन व्यापक अर्थ क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन आता है अभ्यास से, प्रशिक्षण और अनुभव से, और इनके द्वारा व्यवहार में कैसा परिवर्तन आता है? स्थायी परिवर्तन।
व्यवहार में परिवर्तन बीमारी से भी आता है, थकान से, संवेग से, मूल प्रवृत्ति, मादक पदार्थ और परिपक्वता से भी व्यवहार में परिवर्तन आता है। लेकिन स्थायी या अस्थायी? अस्थायी। तो क्या इसे अधिगम कहेंगे? नहीं, इसे हम अधिगम नहीं कहेंगे। इतनी बात क्लियर? तो किसे कहते हैं अधिगम? वापस सुन लो। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव से लाभ उठाता हुआ अपने व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। परिवर्तन कह दो या परिमार्जन, उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम। ठीक है, तो देखिएगा इधर, अधिगम को यदि हम परिभाषित करें तो अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अभ्यास, प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या परिमार्जन करता है। परिमार्जन करता है। ये परिभाषा हमारे शब्दों में हुई, वापस देख लीजिए। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, क्या है? मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अभ्यास, प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में क्या करता है? स्थायी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। परिवर्तन कह दो या परिमार्जन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? अधिगम। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारे शब्दों में परिभाषा हुई। और अब कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से अधिगम को परिभाषित किया है। ठीक है, तो देखते हैं हम परिभाषा। पहली परिभाषा हम देखते हैं किसके अनुसार? क्रो एवं क्रो। क्रो एवं क्रो की परिभाषा में आपको 3 शब्दों पर फोकस करना है। क्या कहा क्रो एवं क्रो ने? कि सीखना, आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। 3 शब्द ध्यान रखेंगे। क्रो एवं क्रो का कहना है कि सीखना, आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। किसने कहा? क्रो एवं क्रो। देखिए पहले एक बार परिभाषा। एक परिभाषा दी है किसने? वुडवर्थ। वुडवर्थ में 2 शब्द ध्यान रखेंगे आप, नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाएं। ये 2 शब्द यहां ध्यान रखने आपको, नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाएं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉनबेक की। क्रॉनबेक में केवल एक शब्द ध्यान रखना है, अनुभव। नेक्स्ट बात करेंगे गेट्स व अन्य की। गेट्स व अन्य, यहां ध्यान रखना है आपको, 2 शब्द ध्यान रखने हैं, अनुभव व प्रशिक्षण। नेक्स्ट बात करेंगे हम गिलफर्ड की। ठीक है, और यहां ध्यान रखना है आपको व्यवहार। अब देखिए इधर, क्रो एवं क्रो ने क्या कहा? कि सीखना, आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। देखिए आदत, आप मुझे बताइए, आदत जन्मजात होती है या अर्जित? आदत होती है अर्जित।
आदत जन्मजात नहीं होती। किसे कहते हैं आदत? अरे किसी भी क्रिया को जब बार बार दोहराते हैं तो ऐसा करना हमारी क्या बन जाती है? आदत। किसी को पैर हिलाने की क्या पड़ जाती है? आदत। किसी को अंगुलियां चटकाने की क्या पड़ जाती है? आदत। किसी को पेन कान में डालने की क्या पड़ जाती है? आदत। तो किसी भी क्रिया को बार बार दोहराते हैं तो ऐसा करना हमारी क्या बन जाती है? आदत। तो आदतें जन्मजात नहीं होती, आदतें क्या होती हैं? अर्जित। ज्ञान अर्जित होता है। अभिवृत्तियां, अभिवृत्ति एटीट्यूड, अभिवृत्ति का मतलब होता है नजरिया, दृष्टिकोण। ये नजरिया भी अर्जित होता है। जैसे वातावरण में हम उठते बैठते हैं वैसा हमारा नजरिया बन जाता है, वैसा हमारा दृष्टिकोण बन जाता है, वैसी हमारी अभिवृत्ति बन जाती है। तो बिल्कुल क्रो एवं क्रो ने क्या कहा? सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। 3 शब्दों पर फोकस करेंगे। बाय द वे इनमें से 2 शब्द भी उठकर आ जाएं कि सीखना आदतों व ज्ञान का अर्जन है, किसने कहा? तो भी जवाब क्या दोगे? क्रो एवं क्रो। तो आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति। ठीक। वुडवर्थ 2 शब्द पर फोकस करना है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। किसने कहा? वुडवर्थ। 2 शब्द फोकस करेंगे, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं। क्रॉनबेक 1 शब्द। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। किसके द्वारा? अनुभव के द्वारा। बिल्कुल, अनुभव के द्वारा व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन। तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये किसने कहा? क्रॉनबेक। ठीक। गेट्सवान्य ने 2 शब्द बोले, अनुभव व प्रशिक्षण। अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम। किसका कहना है? गेट्स व अन्य। 2 शब्द, अनुभव व प्रशिक्षण। गिलफर्ड ने एक बात कही है, व्यवहार। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही क्या है? अधिगम है। किसके परिणाम स्वरूप? व्यवहार के परिणाम स्वरूप। हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखते हैं, उसके व्यवहार को देखकर हमारे व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन। मान लीजिए आप मेरे व्यवहार को देखते हैं, मेरे व्यवहार को देखकर आपके व्यवहार में परिवर्तन आना, ये भी तो क्या है? अधिगम है। तो व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम। शब्दों पर फोकस करना है, मेन शब्द ही है तो क्रम क्रो। आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। वुडवर्थ नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। क्रॉनबेक अनुभव के परिणाम स्वरूप, गेट्सवान्य अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप, गिलफर्ड व्यवहार के परिणाम स्वरूप क्या कहेंगे? अधिगम। परिभाषाओं की चर्चा आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, पूरी परिभाषा भी एक बार आप देख सकते हैं। देखिए इधर अधिगम की परिभाषा है, क्रो एवं क्रो। क्या कहा क्रो एवं क्रो ने? कि सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्लियर? 3 शब्द में फोकस करना है, बता चुकी हूं मैं आपको। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं, ठीक है, नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है। और दूसरी परिभाषा, एक और परिभाषा दी है वुडवर्थ ने कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम के द्वारा व्यक्ति का क्या होता है? विकास। जब व्यक्ति सीखता है तो उसका क्या होता है? विकास। तो अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, ये भी किसने कहा? वुडवर्थ। क्लियर? क्रॉनबेक 1 शब्द, कौन सा? अनुभव। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन या संशोधन करना ही अधिगम है। किसने कहा? क्रॉनबेक। तो क्रॉनबेक के लिए कितने शब्द ध्यान रखोगे? 1 शब्द आपको ध्यान रखना है, किसका? क्रॉनबेक का। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, गेट्सवान्य। गेट्सवान्य के अकॉर्डिंग 2 शब्द आपको ध्यान रखने हैं, अनुभव व प्रशिक्षण। अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। और गिलफर्ड के अनुसार केवल 1 शब्द ध्यान रखना है, क्या? व्यवहार। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही क्या है? अधिगम है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। किसे कहते हैं अधिगम? व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम।
कौन सा परिवर्तन स्थायी या अस्थायी? स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम। ठीक है, स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? अधिगम। इतनी बात क्लियर। और अब हम आगे चलेंगे। और अब हम आगे बात करने वाले हैं अधिगम के सोपान की। अधिगम के सोपान। स्टेप्स ऑफ लर्निंग। अधिगम के सोपानों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो देखिए पहले आप इधर, ये आप हैं, बिल्कुल ये आप ही हैं, क्योंकि जब तक नौकरी नहीं लगती शक्ल ऐसी ही रहती है, मुरझाया हुआ सा मुंह रहता है, क्योंकि नौकरी नहीं लगी। आपने जैसे ही सुना कि वैकेंसी आने वाली है, तो आप सभी को किसकी आवश्यकता? नौकरी की है या नहीं है? आवश्यकता है। तो ये रही नौकरी। ना ना ना, इतनी पास नहीं होगी। यहाँ इतनी पास भी नहीं है। यहाँ ना, दूर है। ये रही आपकी नौकरी, गोल। ठीक है, आपको क्या चाहिए? नौकरी। वो लक्ष्य है आपका, नौकरी प्राप्त करना, वहां तक पहुंचना है आपको। तो सबसे पहले आपको मोटिवेशन मिला। क्या मिला? पुनर्बलन मिला। यहां कहेंगे अभिप्रेरणा। क्या मिला? अभिप्रेरणा मिली, मोटिवेशन मिला। मोटिवेशन किससे मिलता है? आवश्यकता से। आवश्यकता या कह दो अभिप्रेरणा। सबसे पहले आपको अभिप्रेरणा मिली, मोटिवेशन मिला। मोटिवेशन मिलने पर सोया हुआ व्यक्ति जाग जाता है। आपकी आंखें खुल गई है। जागने के बाद आपने देखा कि यस, मुझे नौकरी प्राप्त करनी है, लक्ष्य प्राप्त करना है। लेकिन ये क्या, आपके मार्ग में क्या थी? बाधाएं। क्या आ गई? बाधाएं। कैसे? आपने जैसे ही ये निर्णय लिया कि मुझे नौकरी प्राप्त करनी है, आपने निर्णय लिया कि हाँ, मैंने सुना है जयपुर में बहुत अच्छी तैयारी होती है और मुझे जयपुर जाना है तैयारी करने के लिए, और आप बिल्कुल तैयार हो गए थे जयपुर आने के लिए, कि इसी बीच बाधा आ गई। क्या? कोरोना। कोरोना रूपी बाधा आ गई। क्या आ गई? बाधाएं, बैरियर्स। कोरोना रूपी बाधा आ गई। तो क्या अब आप जयपुर आएंगे? नहीं। कहां बैठ गए? अपने घर पर। बड़ी प्रॉब्लम में आ गए कि अब क्या करूं। लेकिन ऐसे ही बैठे रहोगे तो काम कैसे चलेगा? फिर आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वापस तत्पर हुए। क्या हुए? तत्पर। उठ खड़े हुए कि नहीं, तैयारी तो कैसे भी करनी है। कोरोना महामारी आ गई तो क्या हुआ, तैयारी तो करनी है। आप उठ खड़े हुए, आप तत्पर हुए, और तत्परता के साथ आपने क्या क्रिएट किया? वातावरण। वातावरण बनाया, माहौल बनाया। घर में कहा कि भाई मुझे एक अच्छा फोन दिला दो ताकि मैं घर बैठे पढ़ाई कर सकूं। घर वालों को कन्विंस किया कि एक अच्छा सा मोबाइल दिला दो, क्योंकि आपके पास अच्छा सा मोबाइल नहीं था जिसमें आप उस एप्लीकेशन को चला सकें। ऐसा मोबाइल आपके पास नहीं था। तो आपने माहौल बनाया कि यस, मेरा सिलेक्शन होगा, मैं सेलेक्ट होकर के दिखाऊंगा, मुझे एक मोबाइल दिला दो। ठीक है, तो घर वालों के बात समझ में आ गई और घर वालों ने आपको क्या दिला दिया? मोबाइल की। लो बेटा, ये लो मोबाइल, घर बैठकर एप्लीकेशन के द्वारा बहुत अच्छी तैयारी करो। तो बिल्कुल आपके पास क्या आ गया? मोबाइल। और अब आपने उस मोबाइल के अंतर्गत प्ले स्टोर में गए और एप्लीकेशन को क्या कर लिया? डाउनलोड कर लिया और कोर्स को परचेज कर लिया और बैठ करके पढ़ने लगे। यानी आपने क्या करना शुरू कर दिया? अंतःक्रिया, पढ़ाई करना शुरू कर दिया आपने। तो वो जो कोरोना रूपी बाधा थी वो हो गई दूर। कि अब कोरोना क्या करेगा? पढ़ाई तो हमने शुरू कर दी है
और आपने पढ़ाई शुरू कर दी तो बाधा क्या हो गई? दूर हो गई। जिस तरीके से बाधा दूर हुई उस तरीके से आपको क्या मिला? पुनर्बलन। पुनर्बलन आपको मिला। आप तैयारी करते गए, अच्छी तैयारी करते गए, आपको वीडियोस मिलते चले गए, आपको फिर लाइव क्लासेस मिली, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलते चले गए, आपको टेस्ट पेपर मिलते चले गए, धीरे 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 सब आए, टेस्ट पेपर आपको मिलते चले गए, क्विज आपकी होने लगी। बहुत अच्छी तैयारी, जो शायद आप ऑफलाइन में नहीं कर पाते वैसी तैयारी आपकी होने लगी। और ये लो, आ गई एग्जाम की डेट। एग्जाम की डेट आ गई 20 दिसंबर। डरना नहीं है, मजाक कर रही हूं। सपोज करना है कि एग्जाम की डेट आ गई क्या? 20 दिसंबर। ओ हो दिसंबर। अभी चल रहा है कौन सा मंथ? जुलाई। सोचो कि जुलाई निकल गया तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपके सामने, मान लीजिए कि आपके सामने 5 महीने हैं। अब आप मुझे बताइए, जब एग्जाम की डेट सामने होती तो दिन धीरे धीरे निकलते हैं, भागते हैं। 5 महीने, 4 महीने रह गए हैं, दिन निकलते चले जा रहे हैं। 3 महीने बचे हैं, अब केवल 2 महीने बचे हैं, और अब केवल 1 महीना बचा है। 1 महीना 20 दिन, अब केवल 10 दिन रह गए। मात्र 5 दिन बचे हैं और अब केवल 4 दिन। दिल की धड़कनें तेज होती चली जा रही हैं। 3 दिन रह गए, 2 दिन, 1 दिन, यार आज ही वो दिन आ गया कि आपको एग्जाम देने जाना है, तो आप बिल्कुल एग्जाम देने चले गए। बहुत अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम देने चले गए। याद रखना बच्चों, जब एग्जाम देने जाओ, जिस दिन आपका एग्जाम हो उस समय के 2-3 घंटे पहले अपनी पढ़ाई छोड़ देना। जितना पढ़ना था पढ़ लिया आपने, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना, आराम से तैयार होना, एग्जाम देने के लिए जाना, ईश्वर का ध्यान करना, माँ सरस्वती का ध्यान करना, और 1 चम्मच दही और तुलसी का सेवन करना। 1 चम्मच ही करना, 1 जग पीकर मत चले जाना। दही और चीनी का सेवन करना। तो बिल्कुल आपने ऐसा किया, चले गए एग्जाम देने। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। टाइम इज ओवर। आपने अपना पेपर दे दिया, पेपर देकर आ गए और अब करने लगे रिजल्ट का इंतजार। इंतजार के बाद इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आ गया आपका रिजल्ट, और आप अपना रिजल्ट देख रहे हैं। दिल की धड़कन तेज है, आप अपना रिजल्ट देख रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो गया। खुशी के मारे उछल पड़े, आपका सिलेक्शन हो गया। खूब झूमे, नाचे, गाए, खुशियां मनाई, और फिर एक इत्मीनान से एक जगह बैठ गए और बैठ करके अपने सभी अनुभवों का क्या किया? संगठन। अनुभवों का क्या किया? संगठन। अनुभवों का संगठन किया कि हाँ, मैं कैसे जागा, मैं कैसे तत्पर हुआ, मैंने कैसे माहौल बनाया, कैसे मैंने पढ़ाई की। सारे अनुभवों का व्यक्ति क्या करता है? संगठन। क्योंकि अनुभव से गुजरने के बाद व्यक्ति काफी परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो बिल्कुल अभी आपका सिलेक्शन हुआ है, पोस्टिंग नहीं हुई है। सिलेक्शन होने के बाद आपने अनुभवों का संगठन किया और अब कर रहे हैं आप पोस्टिंग का इंतजार। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म, आ गया वो दिन कि बिल्कुल आज वो दिन आपको ज्वाइन करने के लिए जाना है। आप चले गए ज्वाइन करने के लिए, जाकर बैठ गए आप अपनी सीट पर, मिल गई आपको नौकरी। और जैसे आप अपनी सीट पर बैठ गए, यानी आपने नौकरी को ज्वाइन कर लिया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, महीना गुजरा, हाथ में क्या आई? सैलरी। जब हाथ में सैलरी आई तो चेहरे पर क्या आ गई? मुस्कान। यानी चेहरे पर क्या आ गई? फिर मुस्कान आ गई चेहरे पर। यकीन मानिए, ये मुस्कान आपके चेहरे पर आएगी, निश्चित रूप से आएगी। कब? जब हकीकत में आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो जो असली मुस्कान, जो असली हंसी होती है वो आपके चेहरे पर आएगी, और बिल्कुल आएगी। विश्वास रखना है आपको खुद के ऊपर। आप कर सकते हो और आप करके रहोगे। और जिसको खुद पर विश्वास होता है
वो व्यक्ति मंजिल को प्राप्त करके ही रहता है। जो आंतरिक रूप से मोटिवेट होता है वो व्यक्ति कभी रुकता नहीं है। अगर वो चलता है, गिर भी जाता है तो खुद संभलता है, उठता है, खड़ा होता है और चल पड़ता है, और कब तक नहीं रुकता, जब तक मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो बिल्कुल ये स्माइल, ये मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आएगी, यकीन रखिए। तो ये अधिगम के सोपान थे। अधिगम के सोपानों को आपको सीक्वेंस में ध्यान रखना है। पहले आप यहां देखिए कि जब नौकरी मिल गई तो अब नौकरी मिलने पर व्यवहार में परिवर्तन आया। कौन सा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। तो देखिए, सबसे पहला सोपान होगा आवश्यकता, या कहे दो अभिप्रेरणा। बताइए, सबसे पहला सोपान आवश्यकता है अभिप्रेरणा। सबसे पहले व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन किससे मिलता है? हमारी आवश्यकता से। वो आवश्यकता हमें मोटिवेट करती। नौकरी नहीं है तो नौकरी की आवश्यकता हमें मोटिवेट करती कि उठो, जागो, पढ़ लो, क्लास अटेंड कर लो, सुन लो, समझ लो। आवश्यकता व्यक्ति को क्या करती है? मोटिवेट करती है। तो पहला सोपान क्या होता है? आवश्यकता या अभिप्रेरणा। दूसरा सोपान आपका होगा लक्ष्य या उद्देश्य। ये होगा आपका दूसरा सोपान। तीसरा सोपान होगा आपका बाधाएं। ठीक है, तीसरा सोपान क्या होगा? बाधाएं। चौथा सोपान तत्परता। पांचवा वातावरण। छठा सोपान अंतःक्रिया। सातवां सोपान पुनर्बलन। आठवां सोपान अनुभव का संगठन, और फिर होगा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। एक बार वापस देख लो। सबसे पहला सोपान, सबसे पहले व्यक्ति आवश्यकता से मोटिवेट होता है, फिर अपने लक्ष्य को देखता है। दूसरा सोपान लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं पर फोकस करता है। तीसरा सोपान बाधाओं को दूर करने के लिए तत्पर होता है, वातावरण क्रिएट करता है, उसके साथ अंतःक्रिया करता है, फिर बाधाओं को दूर करता है, और जिस तरीके से बाधा दूर होती है उससे बच्चे को क्या मिलता है? पुनर्बलन। फिर अनुभव का क्या करता है? संगठन, और फिर लक्ष्य प्राप्ति करके अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। आपको अधिगम के सोपान क्रम में ध्यान रखने। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, 4-5 बार ये प्रश्न बन चुका है। क्रम पूछा जाता है, क्रम आपको यहां ध्यान रखना है। तो क्रम ध्यान रखिए। देखिए एक बार इधर क्रम कैसे ध्यान रखना है आपको। देखिए, सबसे पहला सोपान है आवश्यकता या अभिप्रेरणा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 लक्ष्य या उद्देश्य। यहां देखिए, किसे हम लक्ष्य कहेंगे और किसे उद्देश्य कहेंगे, दोनों में अंतर है। लक्ष्य लॉन्ग टर्म गोल क्या कहलाते हैं? लक्ष्य। एंड शॉर्ट टर्म गोल उद्देश्य। जैसे नौकरी प्राप्त करना आपका लक्ष्य है, टीचर बनना आपका लक्ष्य है, आरएस बनना आपका लक्ष्य है, डॉक्टर बनना आपका लक्ष्य है, इंजीनियर बनना आपका लक्ष्य है, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना आपका लक्ष्य है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कई उद्देश्यों से गुजरना पड़ता है। टीचर बनना है तो मनोविज्ञान को समझना, मनोविज्ञान का सिलेबस कंप्लीट करना आपका क्या है? उद्देश्य है। जीके का सिलेबस कंप्लीट करना आपका क्या है? उद्देश्य है। ये क्लास पढ़ना आपका क्या है? उद्देश्य। मतलब उस एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कई उद्देश्यों से गुजरना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म गोल क्या होते हैं? लक्ष्य। एंड शॉर्ट टर्म गोल जिनकी प्राप्ति छोटे समय में ही हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। तो लक्ष्य उद्देश्य में अंतर है, बट कई बार इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है। कई बार लक्ष्य की जगह उद्देश्य लिख देते हैं, उद्देश्य की जगह लक्ष्य लिख देते हैं। लेकिन हाँ, अंतर की हम बात करते हैं तो अंतर तो है। ठीक है, तो लंबे समय में प्राप्त होने वाले लक्ष्य होते हैं, और छोटे समय में प्राप्त होने वाले उद्देश्य होते हैं। ठीक। नंबर 2 दूसरा सोपान ध्यान रखोगे, लक्ष्य या उद्देश्य। तीसरा सोपान क्या है? बाधाएं। ठीक है, बैरियर्स। तीसरा सोपान बाधाओं को दूर करने के लिए व्यक्ति क्या होता है? तत्पर होता है। ठीक है, तत्परता के साथ अधिगम स्थिति बनाता है या वातावरण क्रिएट करता है। फिर उस वातावरण के साथ क्या करता है? अंतःक्रिया। ठीक है, वातावरण के साथ अंतःक्रिया या कह दो विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। फिर उसको क्या मिलता है? बाधाएं दूर कर देता है तो उसको क्या मिलता है? पुनर्बलन। अनुभवों का संगठन,
व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ठीक है, वापस एक बार देख लो, जैसा कि मैंने अभी आपको सोपान समझाए थे। सबसे पहले व्यक्ति की आवश्यकता ने उसे क्या किया, मोटिवेट किया, फिर उसे क्या दिखाई दिया, लक्ष्य या उद्देश्य। लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो जागा, तो उसके सामने क्या थी, बाधाएं। कौन सी बाधा आ गई थी, मैंने बताया था आपको, जैसे कोरोना वाली बाधा आ गई, जयपुर नहीं आ सके आप, तो फिर आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर हुए। आपने अधिगम स्थिर वातावरण बनाया, माहौल बनाया कि भाई मोबाइल दिला दो, अच्छे से पढ़ लूंगा मैं। फिर वातावरण के साथ क्या किया, अंतःक्रिया की। फिर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और पढ़ना शुरू किया, विभिन्न अनुक्रियाएं करना शुरू किया, पीडीएफ पढ़ना भी शुरू किया आपने, लेक्चर्स को सुनना शुरू किया आपने, टेस्ट पेपर सॉल्व करना शुरू किया, और ऐसे हो गई बाधा दूर। तो बाधा दूर हो गई तो आपको क्या मिला, पुनर्बलन। क्या मिला आपको, पुनर्बलन। पुनर्बलन मिला, आप तैयारी करते चले गए, आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद आपने क्या किया, अनुभवों का संगठन। ठीक है, पूरा मूल्यांकन किया कि हाँ मैंने क्या किया था, क्या नहीं किया था, किसने मेरा साथ दिया, किसने मेरा साथ नहीं दिया। और जब आपको नौकरी की प्राप्ति हो गई तो व्यवहार में क्या हो गया, स्थायी परिवर्तन। सीक्वेंस से ध्यान रखोगे। नंबर 1 आवश्यकता या अभिप्रेरणा, नंबर 2 लक्ष्य कह दो या उद्देश्य, नंबर 3 बाधाएं, नंबर 4 तत्परता, नंबर 5 वातावरण, उसके बाद वातावरण के साथ अंतःक्रिया, फिर क्या आएगा, पुनर्बलन, अनुभवों का संगठन, और अंत में व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ये थे अधिगम के सोपान। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर मैं अधिगम की विशेषताओं की बात करूं तो बताइए आप मुझे, क्या सीखना सार्वभौमिक है? यस, सीखना सार्वभौमिक है। कहीं से भी सीखा जा सकता है, किसी से भी सीखा जा सकता है, बशर्ते कि हम सीखने के लिए तत्पर हों। अरे हम छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, आप मुझसे काफी बातें सीख सकते हो, मैं आपसे काफी बातें सीख सकती हूँ। सीखना तो सार्वभौमिक है। सीखना जीवन पर्यंत चलता है, सीखना कभी रुकता नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखना जीवन पर्यंत चलता है। सीखना तो वातावरण की उपज है, हमेशा इस वातावरण से कुछ न कुछ ऐसा उपजता रहता है कि हम सीखते चले जाते हैं। तो सीखना वातावरण की उपज है, सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। सीखने से व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन, बुद्धि में क्या होता है, विकास। सीखना तो अनुभवों का क्या है, संगठन है। अरे सीखना एक खोज करना है, हमने कोई नया काम सीख लिया, यानी हमने कोई नई खोज कर ली। तो बिल्कुल हम देखने जा रहे हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताओं को हम देखेंगे, देखिएगा इधर। नंबर 1 है कि सीखना सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, हम कहीं से भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। तो सीखना क्या है, सार्वभौमिक है। सीखना वातावरण की उपज है, किसकी उपज है, वातावरण की उपज है। हमेशा इस वातावरण से कुछ न कुछ उपजता रहता है कि हम सीखते चले जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मैं तो सब कुछ सीख चुका, नहीं, कोई व्यक्ति सब कुछ नहीं सीख चुका होता है। सीखना जीवन पर्यंत चलता है, पूरा जीवन हमारा निकल जाता है तब तक सीखने के लिए पता नहीं कितना भरा पड़ा है। अरे सीखना तो वातावरण की क्या है, उपज है। सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। सीखना व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन। सिंपल ध्यान रखने, सीखने से व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन। अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, क्रियात्मक प्रक्रिया है अधिगम। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बिल्कुल। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है इस वातावरण से काफी कुछ अपने आप सीखता चला जाता है। तो सीखने को हम स्वाभाविक प्रक्रिया भी कहेंगे। सीखने से बुद्धि में क्या होता है, विकास। सीखोगे तो बुद्धि में क्या होगा, विकास। सीखना अनुभवों का क्या है, संगठन है। ठीक है, सीखना अनुभवों का संगठन है। अनुभव से काफी कुछ सीखते हैं हम, पूर्व में जो गलतियां कर चुके हैं उन्हें हम आगे रिपीट नहीं करते। तो सीखना अनुभवों का संगठन है। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है, ध्यान रखना। अधिगम सकारात्मक भी होता है और अधिगम नकारात्मक भी होता है। अधिगम में कई प्रकार की विधियां सम्मिलित होती हैं, कई तरीके से होता है अधिगम।
सबका अधिगम करने का अपना अपना तरीका होता है, अपनी अपनी विधियां होती हैं। पढ़ने का, याद करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, अपनी अपनी विधियां होती हैं, अपना अपना समय होता है। कुछ सुबह मॉर्निंग में पढ़ते हैं, तो कुछ रात में पढ़ते हैं, तो कुछ दिन में सोते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी विधियां होती हैं। सीखना एक खोज करना है। आपने कोई नया काम सीख लिया, यानी एक नई खोज कर ली। अधिगम सक्रिय रहकर या निष्क्रिय रहकर? अधिगम तो सक्रिय रहकर होता है। अधिगम तुरंत हो जाता है या समय लगता है? अधिगम में समय लगता है। ठीक है, बिल्कुल। अधिगम में क्या लगता है? समय लगता है। क्यों? क्योंकि अधिगम से तात्पर्य है व्यवहार में परिवर्तन, और व्यवहार में परिवर्तन तुरंत नहीं होता, समय लगता है। तो अधिगम में समय लगता है। ठीक है, ये थे आपके अधिगम की विशेषताएं। आगे देखिए, कुछ और विशेषताएं हैं। अधिगम से अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, बिल्कुल बता चुके हैं सारी बातें में। कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन। और अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। अधिगम में परिवार, अध्यापक व संगी साथी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले बच्चा कहाँ सीखता है? परिवार में। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार। परिवार के बाद कहाँ जाता है? विद्यालय में। उसके बाद किससे सीखता है? अध्यापक से। ठीक है, और विद्यालय में उसे कौन मिलते हैं? संगी साथी। इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है किस किसकी? परिवार, अध्यापक व संगी साथी। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। यस, अधिगम के द्वारा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, उत्तरोत्तर प्रगतिशील सामंजस्य। सीधी सी बात है, अधिगम यदि व्यक्ति करेगा तो वो आगे से आगे क्या करता चला जाएगा? समायोजन करता चला जाएगा। सीधी सी बात है। जैसे सपोज दैट पहली क्लास का ज्ञान बच्चे ने अच्छे से ले लिया, सेकंड क्लास में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। सेकंड क्लास का ज्ञान अच्छे से ले लिया, थर्ड क्लास में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा उदाहरण, अगर बच्चे ने संज्ञा सीख ली तो संज्ञा सीखने के बाद बच्चा सर्वनाम सीखने में बहुत अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण सीखने के लिए अपने आप को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाएगा। तो कहने का मतलब है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, उत्तरोत्तर कह दो, प्रगतिशील कह दो, प्रोग्रेसिव कह दो, एक ही बात है। तो ये सब क्या है? अधिगम की विशेषताएं। बात क्लियर? वापस एक बार सुन सकते हैं आप, सिंपल वे में सुने। अधिगम मैंने आपको बताया। संकुचित अर्थ क्या होता है? सीखना। व्यापक अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन किस किस से आता है? अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव से। कैसा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। और इसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम। स्थायी परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? अधिगम। अस्थायी परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कहते हैं। क्लियर? फिर हमने सिंपल अपनी भाषा में हमने पढ़ा कि अधिगम की परिभाषा क्या होती। तो अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव से लाभ उठाता हुआ व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन या परिमार्जन। परिभाषाएं हमने पढ़ी। क्रोम ने क्या कहा? सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। वुडवर्थ, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। क्रॉनबेक, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। किसके द्वारा? अनुभव। गेट्सवान्य, अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। गिलफर्ड, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, बात समझ में आ गई। विशेषताओं की यदि मैं बात करूं तो सिंपल वे में सुनकर ध्यान रखो, ये रटने की बातें नहीं है। कितने पॉइंट्स रटोगे आप? क्या सीखना सार्वभौमिक है? यस। सीखना कौन सी अवस्था तक चलता है? जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत। तो क्या सीखना वातावरण की उपज है? बिल्कुल। सीखने से व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन। बुद्धि में क्या होता है? विकास। अनुभव का क्या है? संगठन। सीखना एक खोज करना है।
ठीक है, सीखना क्या है, एक खोज करना है। क्या सीखना, क्या अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है? बिल्कुल। अधिगम में मुख्य भूमिका परिवार में किसकी होगी? माँ की। तो परिवार, अध्यापक, संगी साथी की मुख्य भूमिका होती है किसमें? अधिगम में। तो ये सारी क्या है? अधिगम की विशेषताएं। सोपान की हमने बात की। सबसे पहला सोपान क्या आएगा? आवश्यकता या अभिप्रेरणा। नंबर 2 बताइए। नंबर 2 लक्ष्य या उद्देश्य। नंबर 3 बाधाएं। नंबर 4 तत्परता।